हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी क्लास 10th में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वाले वीडियो में हम आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान का सभी चैप्टर का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन करने का मतलब वैसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आपके पूरा जो बुक है उस बुक में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 1 है, यानी इसके बाद और पार्ट आने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम लोग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यह जो हम बता रहे हैं, यह जो इतना भी प्रश्न हम आपको बतलाएंगे, यह आपको कोई भी साल का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा तो इन प्रश्नों को ज़रूर पूछा गया है। यह आसान भी है, यह हार्ड भी है और यह इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से जुड़े इस प्रकार के तमाम इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलता रहता है। हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने दोस्त साथी पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग साइंस देखने वाले हैं और साइंस में आज हम लोग देखेंगे आपको मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का। बाकी आने वाले वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अन्य किस सब्जेक्ट पे आप लोग को इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम उस पर जरूर लाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। आप लोग का जो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो देखिए, हम पहले ही बतला दे रहे, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोग को सीधी धारावाही परिनालिका के बारे में। तो आपको परिनालिका के बारे में समझा दे तो कुछ इस प्रकार से आपका परिनालिका रहता है, जिसके सिरा से इस प्रकार से विद्युत धारा प्रभावित होता है। इधर से भी और इधर से भी विद्युत धारा आप लोग का प्रभावित होता है। ठीक, इसके एक साइड में नॉर्थ पोल रहता है, यानी कि उत्तर ध्रुव, और एक साइड में साउथ पोल। तो एक साइड से आप लोग का विद्युत धारा इधर से जाता है और इसके अंदर से यह जाता है, अंदर से भी जाता है, मतलब कि इधर से जाएगा और अंदर से होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, उत्तर से दक्षिण जाता है और अंदर से फिर दक्षिण से उत्तर जाता है। तो यह पूछ रहा है कि विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो देखिए, यह जो जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह सभी सिरों पर समान होता है। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। यह आपस में एक ही सिरे पे घूमते रहता है, राउंड लगाते रहता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो ये सही हो जाएगा आप लोग का। आगे हम लोग बात करते हैं कि दर्पण गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। तो देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, यानी इस प्रकार का हो। अब यह जो गोलीय दर्पण है, यह दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए, हम इस दर्पण को मिटा देते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से इस दर्पण को मिटा देंगे हम लोग। ठीक, दर्पण को दोनों थोड़ा थोड़ा मिटा दिया और एक दर्पण को हम लोग बाहर से लेपित कर देंगे। बाहर से इसका लेपन कर दिए। किस चीज़ से लेपन किया जाता है, तो AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, चांदी और ब्रोमीन का यहाँ पे परत चढ़ा दिया जाता है। और एक का अंदर से इस प्रकार से एक का हो जाएगा। तो एक का परावर्तक सतह यह वाला हो गया, जिससे आप लोग का चेहरा दिखेगा, और एक का परावर्तक सतह यह वाला हो गया। इसी में आप लोग का मुख्य अक्ष एक ठे होता है, मतलब बीच से एक ठे रेखा जाता है, जिसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष में यह हो जाता है आप लोग का ओ हो जाता है पॉइंट, पी हो जाता है ध्रुव। ठीक, इसको ध्रुव कहते हैं, पी पोल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब उसके बाद यह कोई भी किरण जो जाता है, इस पे दर्पण पे कोई भी किरण जाता है तो वह एक बिंदु से गुजरता है। ठीक, यह एक बिंदु से गुजरेगा, तो जो भी बिंदु से वह दर्पण गुजरेगा उसको हम लोग कहेंगे उस दर्पण का फोकस, यानी कि F से इसको निरूपित करते हैं। और पूरे दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, इसका सबसे बीच वाला भाग C कहलाता है, और यही C से P तक की दूरी आप लोग का R कहलाता है। यही R जो है आप लोग का और ये जो F है, इन दोनों में संबंध बतलाना है इस प्रश्न में। तो देखिए, यहाँ तक का दूरी F कहलाता है और यहाँ तक का दूरी R कहलाता है। तो यह जो F होता है, यह इस R का आधा होता है। F क्या होता है, F होता है R का आधा। ठीक, यानी F बराबर R/2। और यहाँ पे जब इस 2 को इधर भेजिएगा गुना करने के लिए, तो हो जाएगा R बराबर 2F। तो ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है आप लोग का R बराबर 2F। इसको सिद्ध करना भी रहता है, इसको हमने अपने चैनल पर सिद्ध किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है दर्पण का फोकस दूरी
और उसका वक्रता त्रिज्या में संबंध यानी F बराबर r/2 यह सिद्ध करना 5 नंबर में पूछता है आप लोग का। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आँख का व्यवहार कैसा होता है, मतलब आँख का हम लोग का संरचना कैसा होता है। तो देखिए आप हम लोग का देखिएगा तो आँख इस प्रकार से होता है। आँख की हम लोग बात करते हैं, कल्पना करिए, मानिए कि यह हमारा आँख हो गया, यह इसका प्रत्यक्ष सतह हो गया। तो अभी जस्ट हमने आपको दिखलाया था कि जो उत्तल लेंस होता है हम लोग का रेटिना किधर होता है, तो रेटिना इस साइड में होता है, प्रतिबिंब किसी भी चीज़ का इस भाग में बढ़ता है, यानी कि इधर से आता है हम लोग का कोई भी किरण और यहाँ पे आप लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको आप लोग देखिएगा तो यह उठा हुआ है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जिस भी लेंस का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए रियोस्टेट एक प्रकार का यंत्र है जो किसी भी धारा है, जैसे कि कोई परिपथ है, इसमें एक ठे बल्ब हम लोग लगा देते हैं, एक ठे बल्ब हो गया, एक ठे स्विच हो गया, और एक जगह हम लोग लगा देते हैं रियोस्टेट। तो ये जो रियोस्टेट है यह किसी भी परिपथ में धारा का मान बढ़ा दिया जा सकता है इससे, या फिर धारा का मान घटा भी सकते हैं। तो इसका उपयोग होता है धारा का मान वृद्धि एवं कमी करने में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आप लोग का पूछता है। एक ठे तो पूछा जाता है कि अधिक लघुपतन, और एक ठे रहता है आप लोग का अतिभारण। अतिभारण मतलब कि ओवरलोडिंग, और लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो दोनों स्थिति में आप लोग का जो परिपथ में विद्युत धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये क्यों बढ़ता है, तो देखिए आप अपने घर में देखते होंगे जब कोई गर्म और ठंडा तार आपस में ठेका दीजिएगा आप, तो उसमें उसका प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, मतलब उसमें विद्युत रोकने का क्षमता खत्म हो जाता है। और जब विद्युत रोकने का क्षमता खत्म हो जाएगा यानी विद्युत अपने क्षमता से ज़्यादा बहने लगेगा, यानी कि बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का कह रहा है यहाँ पे कि अगला प्रश्न है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो देखिए इस तरह के तीन ठे आपका प्रश्न बनता है। एक ठे पूछे रंग के आधार पर तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग का। पहला था आपसे पूछेगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक, प्रकीर्णन। फिर वो पूछेगा आप लोग से विचलन किसका होता है, विचलन सबसे अधिक किस रंग का होता है। और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होता है। तो देखिए दो रंग आप लोगों को केवल याद रखना है इस चीज़ में। एक ठे तो आपको लोग का लाल रंग को याद रखना है आप लोग को, लाल रंग के बारे में, और एक ठे आप लोग को याद रखना है नीला रंग के बारे में, ठीक। तो यदि आपसे बात करता है प्रकीर्णन के बारे में, या फिर बात करता है विचलन के बारे में, या फिर बात करता है झुकाव के बारे में, किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो सभी के लिए आप लोग का नीला होगा। केवल एक चीज़ के लिए आप लोग का तरंगदैर्घ्य होगा, वह है आप लोग का लाल रंग। लाल रंग का खाली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, बाकी प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है, विचलन भी लाल रंग का सबसे कम होता है, और झुकाव भी सबसे कम होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, नीला रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। केवल तरंगदैर्घ्य आप लोग से पूछेगा तो आप लोग का तरंगदैर्घ्य में लाल रंग बताना है, बाकी कुछ भी पूछ लेगा तो आपको नीला, या फिर नीला नहीं रहेगा तो आप लोग को इसमें बैगनी भी ऑप्शन मिल सकता है, तो बैगनी भी आप लोग मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक के विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किसी भी कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी चालक होता है, तो उसमें तीन तरह के कण पाए जाते हैं। एक ठे आप लोग का होता है इलेक्ट्रॉन, एक ठे होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है आप लोग का प्रोटॉन, प्रोटॉन, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रॉन, ठीक। तो इन तीनों में की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है यही गतिशील कण होते हैं। मतलब कि आप लोग इस तरह से संरचना बनाएंगे अगर किसी भी परमाणु का, तो इसका संरचना हम बना दे, अक्ष बना देते हैं इसका, ठीक। तो इसमें आप लोग का जो बीच वाला मध्य वाला भाग है, इस मध्य भाग में आप लोग का प्रोटॉन रहता है इकट्ठा, और न्यूट्रॉन रहता है इकट्ठा। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है यह नाचने का काम करता है, यह सभी भाग में आप लोग का घूमते रहता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना होगा। गतिशील कण के बारे में पूछा जाए तो प्रोटॉन आपका गतिशील कण
हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर के बारे में हम लोग बात करें तो विद्युत मोटर मुख्यतः आप लोग का जो विद्युत ले लेके आपसे और उसके बाद कोई यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में जी, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। आपके घर में जो पानी भरने का सिंटेक्स भरने का जो मोटर होगा उसका उदाहरण दे सकते हैं कि जब तक उसमें आप प्रभावित बिजली नहीं करते हैं तब तक वह काम नहीं करता है, यानी कि वह विद्युत ऊर्जा लेता है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह दर्पण है। मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है चाहे कोई भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति पर। तो देखिए अवतल दर्पण की हम लोग बात करते हैं तो अवतल दर्पण हमेशा उल्टा आप लोग का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, उल्ट हमेशा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की, तो यह भी आपका उल्टा प्रतिबिंब नहीं। यहाँ पे माफ़ करिएगा, देखिए यहाँ बात कर रहे हैं दर्पण के बारे में, हम लोग समझे लेंस के बारे में। देखिए दर्पण के बारे में बात करते हैं, जो अवतल दर्पण होता है यह अवतल दर्पण हमेशा आप लोग का सीधा भी बना सकता है प्रतिबिंब और उल्टा भी प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक, और यह जो समतल दर्पण है यह हमेशा सीधा बनाता है आप लोग का समतल दर्पण, और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है। यहाँ पूछ रहा हमेशा सीधा बनाता है तो इसमें आप लोग उत्तल दर्पण ही मारिएगा, क्योंकि यहाँ समतल अथवा उत्तल रहता है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी में रहता है, लेकिन यहाँ पे मराएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का कि किसी लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि संशोधन में किया जाता है। मतलब दूर दृष्टि को दोष जो होता है आपके नेत्र में उसको ठीक करने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग, तो इसका उपयोग होता है उत्तल लेंस का। ठीक, अगला 11वां नंबर प्रश्न है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। इसके ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ ऑप्शन दिया है कि बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न को हम लोग ज़्यादा ढंग से पढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोग का यहाँ पे कह रहा है कि समांतर क्रम में देखिए जब भी आपका समांतर क्रम की बात करेगा, समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में चूंकि आप लोग का उल्टा जोड़ाता है प्रतिरोध वाला, मतलब 1/r बराबर होता है 1/r1 और प्लस 1/r2, इस फॉर्म में रहता है, यानी कि यह इसका जो मान रहता है यह घटता है। यह आपको हमेशा याद रखना है और यही बात कर देगा आप लोग से श्रेणी क्रम के बारे में। तो श्रेणी क्रम रहता है आप लोग का r बराबर r1 प्लस r2, यानी कि इसमें जुड़ रहा है सीधा सीधी, तो यह आप लोग का इसमें मान आप लोग का बढ़ेगा। तो यहाँ पे समांतर क्रम के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी, घटता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगला 12वां नंबर प्रश्न की पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धन अवस्थित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऊपर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यह 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आप लोग का पश्चिम की ओर, जैसे आप लोग सुनिएगा पश्चिम की ओर से उत्तर की ओर आ रहा है तो डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे मारना होगा ऊपर मुखी, ऑप्शन नंबर डी। यह ऐसा एक तो प्रश्न जिसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है कि फोकस दूरी का समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो समतल दर्पण का एक कोई निश्चित फोकस दूरी नहीं होता है, इसलिए अनंत हो जाएगा। ठीक, फिर है आप लोग का कि 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है मान। तो 1 एंगस्ट्रम के बारे में बात करें तो यह होता है आप लोग का 10⁻⁻10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इस प्रश्न को आप लोग MBBI लगा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा आप लोग का विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। तो देखिए IR² यह विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, V² भी करता है और VI भी करता है, लेकिन आपका जो I² है यह नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर के, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कांच की पट्टी का तो हटा ही दीजिए, क्योंकि कांच का जो पट्टी होता है यह प्रतिबिंब बनाने का काम नहीं करता है, इसमें से केवल प्रकाश जा सकता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस की, तो अवतल दर्पण यहाँ रहता तब हो सकता था, लेकिन यहाँ अवतल लेंस, तो अवतल लेंस भी गलत है और कांच की पट्टी नहीं होगा, इनमें से कोई होगा ही नहीं, तो आपका सही होगा उत्तर लेंस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका हल
अर्थ जल होता है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप लोग का। हाइड्रो का अर्थ होता है आप लोग का जल। हाइड्रोकार्बन इत्यादि सबका नाम आप लोग सुने होंगे। फिर आप लोग का कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है प्रतिरोध के जुड़ने पर? तो देखिए आप लोग जब प्रतिरोध का नियम सिद्ध करिएगा तो उसका होता है V बराबर आई आर। प्रतिरोध का नियम से आप लोग का सिद्ध होता है V बराबर आई आर। इसमें यह जो R रहता है यह एक नियत मान होता है, मतलब इसका हटा भी दिया जाए तो कोई मतलब है नहीं, यह जैसा है वैसा ही रहता है, कभी इसमें चेंजिंग नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा प्रतिरोध। आगे बढ़ते हम लोग कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है जब वस्तु कहाँ रहेगी? तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं आवर्धित प्रतिबिंब के बारे में, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में कुल 6 स्थिति में प्रतिबिंब बन सकते हैं। 6 जगह रखाएगा तो प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसमें से मात्र एक जगह ऐसा है जब काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बाकी सभी जगह से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए उत्तल लेंस की हम लोग संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस का संरचना होता है। ठीक, इसके बीच से यहाँ पे मेन अक्ष जाता है, यह मुख्य अक्ष हो गया आप लोग का, यह प्रकाश बिंदु हो गया, यह हो गया आप लोग का F1, यह हो गया आप लोग का F2, यह हो गया आप लोग का 2F1 और यह हो गया आप लोग का 2F2, बाकी इधर अनंत हो गया आप लोग का। तो इसमें कह रहा है कि कब आप लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यह जो लेंस है आप लोग का लेंस और यह जो फोकस है इसके बीच में आप लोग जब प्रतिबिंब रखिएगा तो यह एक थे, तो आप लोग को प्रतिबिंब का नियम मालूम होगा कि एक थे आप लोग का मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा और यह कट गया। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब हम लोग रख दिए, यह फोकस आप लोग का दर्पण और फोकस के बीच में। ठीक, अब ये जो प्रतिबिंब है ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर के गुजरेगा, यानी यहाँ से आप लोग का यह गुजरेगा। ठीक, और एक ठे हम लोग मानेंगे यहाँ से यह बीच से जाएगा और यह सीधे निकलेगा। तो देखिए इस स्थिति में आप लोग का यह जो दोनों बिंदु होता है, आप लोग कलर चेंज करेंगे तो पता चलेगा, यह दोनों जो बिंदु है यह आपस में मिल नहीं पाता है। तो अब हम लोग कल्पना यहाँ पे करते हैं और इसको थोड़ा पीछे लाते हैं और इसको भी इधर से थोड़ा सा पीछे लेकर के आते हैं और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो यही एक स्थिति है जब उत्तल लेंस में एक काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बाकी सभी बार यह दोनों छोर जो है यह आपस में मिल जाएंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे हमने कल्पना किया है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, इसलिए यह काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और बोल रहा है आवर्धित यानी कि बड़ा, तो यह आप देख सकते हैं प्रतिबिंब इतनी सुन था और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी कि दर्पण लेंस और फोकस के बीच में हम लोग रखेंगे तब। तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ये सबको पता है चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। और एक प्रश्न आप लोग का यहाँ से पूछता है कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ग्रेफाइट, यह भी आप लोग को याद रखना होगा। फिर हम बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न की 1 जूल का मान क्या होता है? तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। बढ़ते हैं आगे हम। अगला प्रश्न आप लोग का 22 नंबर की उत्तल लेंस होता है, मतलब उत्तल लेंस का संरचना बनावट किस प्रकार का होता है? तो देखिए उत्तल लेंस हमने अभी आपको बना के दिखाया कि कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। तो इसको आप लोग देखिएगा तो यह जो किनारा है इसका यह पतला है बहुत ज़्यादा, और किनारा को मिलाएंगे तो किनारा बहुत पतला है और बीच में यह मोटा है। तो इसमें आप लोग को देखना होगा कि बीच की अक्सर किनारे में मोटा, यह नहीं होगा आप लोग का, गलत है। फिर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग का ये सही हो जाएगा कि बीच में ज़्यादा मोटा है अपने किनारों की अपेक्षा। आगे प्रश्न बोलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ में वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो प्रतिरोधी है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। अगला 24 की फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? यानी फोटोग्राफी जो होता है उसमें किस कैमरा का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में आप लोग देखिएगा यानी कैमरा में देखिएगा तो कैमरा का बनावट कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से कैमरा आप लोग का होता है, कोई भी कंपनी का कैमरा लीजिएगा चाहे वो DSLR हो या कोई भी हो, उसका संरचना कुछ इसी प्रकार से होगा। बाकी मॉडिफाई कुछ भी हो लेकिन लेंस जो होता है वह इसी प्रकार से होता है, यानी उठा हुआ होता है। तो यह हो जाएगा उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है? तो देखिए विद्युत फ्यूज के बारे में हम आप लोग बता दें तो विद्युत फ्यूज आप लोग के घर के मेन वायर में जुड़ा हुआ रहता है, जिसका प्रतिरोध कम उच्च होता है, गलनांक कम होता है। इसमें होता है यह कि जैसे ही थोड़ा सा भी ज़्यादा इसमें वोल्ट आता है तो यह गर्म होता है और यह जल जाता है।
इससे आपके घर में जितना भी फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जितना भी उपकरण होगा उस सब को जलाने से यह बचा देता है और मेन लाइन को काट देता है डायरेक्ट। तो यह उस गर्म हो जाता है, यानी कि ऊष्मा इसमें आता है, तो ये इसलिए यह ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किसी प्रोटॉन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त गति करते वक्त परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 26 का हो जाएगा कि देखिए इसमें होता प्रतिरोध आप लोग का, तो ना यहाँ है ना है यहाँ है ना यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के लिए किया जाता है। तो यह तो सबको को पता है कि कौन से दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के तौर पर करते हैं। तो आप लोग का उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पीछे दर्पण के लिए? क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण जितना भी पीछे ज़्यादा गाड़ी भी होगा तो वह कम स्पेस में जल्दी दिख जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का नीला भी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, लाल भी है और हरा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग का राइट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो देखिए आप लोग का जूल यहाँ पूछ रहा है, तो एक तो फार्मूला होगा, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि V बराबर J/C, ये एक फार्मूला होता है आप लोग का। तो इस फार्मूला में यह जो V है यह वोल्ट है और ये जो C है कुलाम है। तो ये कुलाम जो है यह अभी भागा में है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा। तो आप लोग का हो जाएगा J बराबर C/V, जिसमें J हो गया जूल, C हो गया कुलाम और V हो गया वोल्ट। अब हम ढूंढेंगे जूल बराबर कुलाम गुने वोल्ट, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा जूल बराबर कुलाम गुने वोल्ट, हाँ दूसरा ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जूल बराबर कुलाम गुने वोल्ट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करें कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग का कोई भी हाथ हो, चाहे वह बाएं हाथ हो या दाएं हाथ हो, उसका तर्जनी का ही सेम होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, फ्लेमिंग के अनुसार कुछ इस प्रकार से आप संरचना बनाइएगा तभी उसका नियम आप लोग सिद्ध कर पाइएगा। तो देखिए यह हो गया हमारा हाथ, मान के चलिए ये उतना बढ़िया नहीं बना है लेकिन मानना है हमारे को केवल। तो देखिए फ्लेमिंग के अनुसार फ्लेमिंग यह कहना चाहते हैं थे वाम हस्त, यानी कि आपका बायां हाथ, ठीक। तो उनके हाथ के अनुसार यह जो आपका थी है अंगूठा जो है यह विद्युत जनित्र में किसी भी का बल की दिशा को निरूपित करेगा, बल की दिशा को यह निरूपित करता है। उसके बाद बात करते हैं यह जो मध्यमा है यह आपका विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करेगा, धारा। और ये जो तर्जनी है आप लोग का यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। यह आई थी एक बार और आप लोग देख लीजिए, अंगूठा जो हो जाएगा यह बल की दिशा हो जाएगा, यह जो तर्जनी हो जाएगा यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा, और यह जो मध्यमा हो जाएगा आप लोग का विद्युत धारा की दिशा निरूपित करेगा। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है तर्जनी के बारे में, तो तर्जनी आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हजामत बनाने के लिए यानी कि हम लोग दाढ़ी जो बनाते हैं उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और हमारा चेहरा आसानी से हमको दिख पाता है आईना में। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए सबसे अधिकतम चाल पूछेगा तो सबसे अधिकतम होता है आपका निर्वात में। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। निर्वात के बाद बात करें तो इसके थोड़ा सा कम होता है आप लोग का वायु में, उसके बाद थोड़ा सा कम होता है आप लोग का जल में, और उसके बाद थोड़ा सा कम होता है आप लोग का कांच में। तो यहाँ पे देखेंगे तो निर्वात यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, उस पर वायु ढूंढिएगा तो हवा को ही वायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है किसी कोलाइड विलयन में निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो देखिए कोलाइड विलयन की हम लोग बात करें तो कोई भी चीज़ का जो घोल होता है, घोल जिसमें थोड़ा मोड़ा कोई कण हो, ठीक इस प्रकार से कोई घोल हो गया, इसमें प्रकाश अगर हम लोग पार करते हैं यानी कि लाइट को पार करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो टॉर्च हो या कुछ भी चीज़ से, तो इसका कोई बड़ा ऐसे रेखा टाइप का प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो इसी का ऑप्शन यही सही होगा, टिंडल प्रभाव ढूंढेंगे हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न संख्या 34 की ओर कि भी यानी वोल्ट बराबर क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने बतलाया था कि भी बराबर
J/C होता है आप लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी J/C सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं कि किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश नहीं होता है। तो कुंडली में आप लोग का धन और ऋण पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, किसी में भी आप कोई भी तार जोड़ सकते हैं। आगे आप लोग का कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। तो देखिए जनित्र की बात करें समांतर जनित्र मतलब होता है आप लोग का जनरेटर। तो जनरेटर में आप लोग देखिएगा कि जब हम लोग उसको कस के घुमाते हैं गोल गोल, तब जाके वो हमें विद्युत देता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे वह काम करता है। क्योंकि जनित्र का सिद्धांत आप लोग पढ़िएगा तो उसके दोनों साइड से चुंबक लगा रहता है, एक ठे नॉर्थ चुंबक एक ठे साउथ चुंबक, और इसके बीच का जो भाग होता है इसको ही हम लोग कस के अपने हाथों से घुमाते हैं गोल 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 गोल, तब जाके यह हमें घूम करके विद्युत देता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा इसका राइट होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह किस प्रकार की होती है। तो देखिए हमारा जो घर होता है उसमें सामान्यतः 220 वोल्ट का प्रत्यवर्ती धारा प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यवर्ती धारा हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट धारा उस धारा को कहते हैं हम लोग जो कि हम लोग जनरेटर से प्राप्त होता है, जिसमें बैटरी उटरी से जो हमें प्राप्त होता है उसे डिस्ट धारा कहते हैं। तो अब बैटरी से तो हमारा घर चलता है नहीं, हम लोग का घर चलता है बाहर से जो बिजली आता है उससे, तो प्रत्यवर्ती धारा हो जाएगा 220 वोल्ट का। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा आप लोग को मालूम होना चाहिए, किलोवाट घंटा, यानी कि जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। आपके घर में जो मीटर लगा हुआ होगा उसमें आप लोग देखिएगा तो यूनिट में ही वो आपको बिजली बताता है। ठीक, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। तो देखिए बैटरी से आप लोग का दिष्ट धारा भी प्रभावित हो सकता है और प्रत्यवर्ती धारा भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन मुख्यतः आप लोग का दिष्ट धारा ही मिलता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि गोलीय दर्पण का प्रत्यक्ष सतह वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। मतलब गोलीय सतह जो होता है उसका वृत्ताकार सीमा देखिए यह हो जाएगा दर्पण मान के चलिए, तो इसका जो वृत्ताकार यह जो भाग है वृत्ताकार भाग, इसका व्यास क्या कहलाता है, यानी कि इसका पूरा का योग क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आप लोग का द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगले बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल। तो हमने अभी आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति सेकेंड, लेकिन आपको मारना है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। तो देखिए हम लोग सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के बतलाए थे आपको, प्रकीर्णन पूछे, झुकाव पूछे, विचलन पूछे, सभी में आप लोग को मारना है नीला। अगर तरंगदार पूछता है तब जाके आप लोग लाल मारते, तो अभी आप लोग का नीला होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पूछ रहा आप लोग का प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोध का पूछता है तो आप लोग का सिंपली हो जाता है ओम जिसको संकेत करते हैं इस प्रकार से संकेत किया जाता है। लेकिन पूछ रहा है प्रतिरोधकता, तो इसमें केवल आपका मीटर जुड़ जाता है, यानी कि ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस युक्ति में दिक् परिवर्तक का कार्य होता है। तो ये जब आप सिद्धांत पढ़िएगा इस लोग का सिद्ध करने का तब पता चलेगा। मुख्यतः विद्युत मोटर में आप लोग का दिक् परिवर्तक का काम करता है, और इसका कार्य यह होता है कि यह चुंबक का विद्युत से संपर्क को तोड़ने से रोकता है। मतलब कि इस प्रकार से इसका संरचना बताए थोड़ा सा हम लोग, तो इस प्रकार से होता है कुंडली में। तो यहाँ पे लगा होता है यह जो दिक् परिवर्तक, और यह इसमें कार्बन का ब्रश होता है, तो इसमें ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी और यह धारा को तोड़ने से रोकता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। आगे हम लोग बात करते हैं 45वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस दर्पण को का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो देखिए दर्पण पूछ ले या आपसे पूछ ले लेंस, सभी में समान होगा आप लोग का कि उत्तल दर्पण का आप लोग का धनात्मक होगा और अवतल दर्पण का आप लोग का ऋणात्मक होगा, दर्पण हो या फिर लेंस हो। अगला आप लोग का 46वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कट चुका है। इसमें आप लोग का प्रश्न हुआ कि अपवर्तनांक का क्या अथी होता है सूत्र। तो देखिए अपवर्तनांक का मुख्यतः सूत्र होता है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात है कि दिश प्रकाश में किस वर्ण का तलंगदान सबसे अधिक होता है।
तो हम स्टार्टिंग से ही आपको समझाते आ रहे हैं, लाल का तरंगदार होगा, बाकी सभी चीज़ नीला का सही होगा। फिर तरंगदार को समानतः किस चीज़ में आप लोग को विभक्त किया जाता है, तो तरंगदार आप लोग का मुख्यतः मीटर में विभक्त किया जाता है। इसमें बहुत लोग हर्ट्ज में कन्फ्यूजन कर लेते हैं, लेकिन हर्ट्ज होता है आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, ऐसा ही मात्रक आप लोग का तरंगदार का मीटर ही होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का 49वां की दंत विशेषज्ञ द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीजों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो जैसे ही दर्पण का बात आता है और दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब का बात होता है तो आप लोग को अवतल दर्पण मार देना होगा। यही लेंस का बात आता है, लेंस में बड़ा प्रतिबिंब, तब जाके आप लोग का उत्तल लेंस होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का दर्पण का बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का आपका लास्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन एम बराबर क्या होता है। तो एम बराबर होता है बी भी बटा यू। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बिल्कुल सही होगा। तो आज हमने जैसे कि थंबनेल में देखा था आपने 50 प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो 50 प्रश्न हमने देख लिया। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपका कितना सही हुआ। बाकी आगे हम लोग आपके लिए इसी तरह से रेगुलर वीडियो लाएंगे। आप हमें कमेंट करके बतला सकते हैं कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, हम तुरंत वीडियो को लेके आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हम दावा करते हैं कि आपका जो 50 प्रश्न हमने आज बताया उसमें से कम 5 से 10 प्रश्न तो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग रिवाइज करते रहिए। जल्दी हम लोग इसके पार्ट 2 के साथ आने वाले हैं। कमेंट करिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त साथी को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फटाफट हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।